नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान बैंक प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों की सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 35 लाख रुपए से अधिक की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये योगदान आपदा प्रभावितों की सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, समाज के सभी वर्गों की ओर से किया गया सहयोग अत्यंत सराहनीय है और इससे पीड़ितों को राहत प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने किया सभी का धन्यवाद। आपदा प्रभावितों के लिए मदद की गई, जहां आपको बताते चले बैंक ने 35 लाख की सहायता राशि की दान। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान बैंक प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों की सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 35 लाख रुपए से अधिक की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये योगदान आपदा प्रभावितों की सहायता और पुनर्निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। उन्होंने कहा, समाज के सभी वर्गों की ओर से किया गया सहयोग अत्यंत सराहनीय है और इससे पीड़ितों को राहत प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी। वहीं आपदा प्रभावितों के लिए मदद की गई, जहां राहत कोष में दान किया गया। साथ ही सीएम धामी ने सभी का धन्यवाद भी किया है और साथ ही ये भी बताया कि इस राहत राशि से पीड़ितों को काफी राहत भी मिलेगी। आपदा प्रभावितों के लिए मदद, जहां बैंक ने 35 लाख पैसे अधिक का किया दान। साथ ही आपको बताते चले, आपदा प्रभावितों के लिए यह मदद बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया गया, जहां सीएम धामी ने सभी का धन्यवाद भी किया। तो वही खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने छठ पूजा की दी बधाई। छठ पूजा सूर्य देव की उपासना का पर्व है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वही प्रकृति मानवता के बीच बंधन का भी प्रतीक है। छठ उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। तो वही सीएमओ ने कहा, आपको बताते चले देहरादून में से एक खबर सामने आ रही है, जहां सीएम धामी ने सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छठ पूजा के अवसर पर प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा सूर्य देव की उपासना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का एक पवित्र पर्व है। सीएम ने इस पर्व को प्रकृति की और मानवता के बीच गहरे बंधन का प्रतीक बताया और सभी से इसे उत्साहपूर्वक मनाने की अपील भी की। प्रदेश भर में श्रद्धालु इस अवसर पर सूर्य देव की पूजा और अर्घ्य देने में आपको बताते चले व्यस्त है, जहां मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार ऐसे पवित्र पर्वों को बढ़ावा देकर समाज में सांस्कृतिक, धार्मिक और चेतना को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल भी मानी जा रही है। छठ पूजा पर प्रदेशवासियों की तरफ से भी सीएम को हार्दिक शुभकामनाएं और आभार प्रकट किया गया। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने छठ पूजा की सभी को बधाइयां दी। छठ पूजा सूर्य देव की उपासना का ये पर्व, जहां प्रकृति मानवता के बीच बंधन का प्रतीक माना जा रहा है। छठ उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, जहां आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को छठ की शुभकामनाएं दी हैं। छठ पूजा सूर्य देव की उपासना का पर्व बताया। तो ये प्रकृति और मानवता के बीच बंधन का प्रतीक, साथ ही छठ उत्सव सूर्य देव की उपासना का पर्व है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर सभी को बधाइयां दी और छठ को मनाने के लिए सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम धामी ने छठ पूजा की सभी को बधाइयां देते हुए छठ पूजा सूर्य देव की उपासना का पर्व सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, साथ ही प्राकृतिक मानवता के बीच ये बंधन भी है। वहीं छठ उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड स्थापना दिवस पर रजत जयंती कार्यक्रम, राष्ट्रपति पीएम के स्वागत की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही। कार्यक्रम में आएंगे राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी। 3 नवंबर को आ सकती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
साथ ही आपको बताते चले 9 नवंबर को पीएम मोदी के आने का और राष्ट्रपति पीएम के स्वागत की तैयारियां जो है तेज होती नजर आ रही है। साथ ही कार्यक्रम में आएंगी 9 नवंबर को पीएम मोदी के आने की संभावना जताई जा रही है, जहां वीवीआई की कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई। जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक भी की है। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष पर इस बार प्रदेश भर में भव्य आयोजन किए जाने की तैयारियां चल रही है। राजधानी देहरादून से लेकर अन्य जिलों तक प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि 3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष स्तर में शिरकत कर सकती हैं, जबकि 9 नवंबर यानी स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना भी जताई जा रही है। राज्य सरकार की ओर से इस मौके पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की जा रही है। विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन होगा, जिसमें उत्तराखंड की 25 वर्ष की विकास यात्रा पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और सम्मान समारोह भी आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा को लेकर 3 नवंबर को कार्यक्रम का प्रारूप भी तैयार किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के 9 नवंबर के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो प्रशासन ने शहर में सफाई व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाए, ताकि राज्य की रजत जयंती उत्सव को यादगार बनाया जा सके। तो मैं आपको बताते चले पीएम के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही और इसके निर्देश भी जो है दिए गए। स्थापना दिवस को लेकर ये तैयारियां की जा रही है, जहां स्थापना दिवस पर रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां आपको बताते चले 3 नवंबर को राष्ट्रपति के आगमन और साथ ही 9 नवंबर को पीएम के आने की संभावना जताई जा रही है। जिला प्रशासन ने तैयारियां की समीक्षा भी की है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले राष्ट्रपति पीएम के स्वागत की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। तो वहीं देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित अपने हाथी बड़कला कैंप कार्यालय में आगामी 25वें राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। ये समारोह 6 और 7 नवंबर को हल्द्वानी और पंतनगर में आयोजित किया जाएगा। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समयबद्ध और समन्वित ढंग से पूरी की जाए, ताकि राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रमों की गरिमा और भव्यता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों से कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली और सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के सचिव दीपेंद्र चौधरी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वही आपको बताते चले मंत्री गणेश जोशी ने की अहम बैठक, साथ ही अधिकारियों संग विस्तृत चर्चा भी की है। तो वही हल्द्वानी पंतनगर में होगा यह आयोजन, जहां अधिकारियों संग विस्तृत चर्चा करेंगे स्थापना दिवस को लेकर बैठक, जहां अधिकारियों संग विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले स्थापना दिवस की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। मंत्री गणेश जोशी ने ली यह अहम बैठक, जहां इस बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों संग विस्तृत चर्चा करते नजर आए मंत्री। वहीं आपको बताते चले मंत्री गणेश जोशी ने ली यह अहम बैठक, जहां इस बैठक के दौरान कई मुख्य बिंदुओं पर को लेकर चर्चा भी की गई। तो वह उत्तराखंड में इस साल नवंबर के पहले सप्ताह में गन्ना पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने निर्देश दिए हैं कि चीनी मिलें किसानों को 65% गन्ना मूल्य भुगतान अपने संसाधनों से करेगी। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों और मिल प्रबंधन के साथ बैठक कर पेराई सत्र की तैयारियों की समीक्षा भी की। मंत्री ने कहा कि मिलें 65% भुगतान अपने स्तर से करें, ताकि किसानों को समय पर धनराशि मिल सके। वहीं गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने निर्देश दिए कि सभी मिलें 31 अक्टूबर तक मरम्मत और रखरखाव का काम पूरा करें, ताकि पेराई सत्र में आपको बता दें शुभारंभ में किसी प्रकार की अड़चन न आए। तो वहीं आपको बताते चले नवंबर में शुरू होगा गन्ना पेराई सत्र, जहां मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मिलों को दिए निर्देश, साथ ही संबंधों
से आपको बताते चले संसाधनों से 65% भुगतान के निर्देश भी दिए। तो वहीं बैठक कर सभी तमाम जानकारियां ली गई। मंत्री सौरभ आपको बता दें बहुगुणा ने मिलों को निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास की मिसाल बनती जा रही दुग्ध डेयरी, ये डेयरी न केवल स्थानीय किसानों के लिए आय का स्थायी स्रोत बन चुकी है, बल्कि गांवों में रोजगार और खुशहाली की भी केंद्र बनी है। वहीं ये डेयरी के माध्यम से स्थानीय किसानों को उनकी उपज और उचित मूल्य मिलता है और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं दुग्ध उत्पादन और विपणन में अपनाई गई आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन से आपको बताते चले इस डेयरी को क्षेत्र में एक उदाहरण बना दिया गया है। वहीं डेयरी संचालकों का कहना है कि हमारा उद्देश्य केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि गांव के लोगों को स्थायी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो वहीं डेयरी बनी गांव की खुशहाली का रास्ता, आत्मनिर्भरता का नया उदाहरण, जहां किसानों को मिला आय के नए स्रोत, जहां दुग्ध उत्पादन से आपको बताते चले दुग्ध उत्पादन से आई नई तकनीक जिसे लेकर अब आपको बताते चले आत्मनिर्भरता का ये एक नया उदाहरण भरकर सामने आया है। तो वहीं हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नजीबाबाद नेशनल हाईवे निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, प्रगति, सुरक्षा मानकों तथा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने रसियाबगड़ के पास बने लगभग 2.2 किलोमीटर डायवर्जन मार्ग की मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि मार्ग रिपेयरिंग का कार्य 3 दिन के भीतर पूर्ण किया जाए और उसकी प्रगति रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप डायवर्जन और सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए ताकि श्रद्धालुओं और यात्रियों की यात्रा सरल, सुखद और सुरक्षित हो सके। प्रातः में जो नदियाबाद हमारा एनएच बन रहा है उसमें एनएचएआई के पीडी और अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। इसमें जो 2-2.5 किलोमीटर का पैच है जहाँ पर अभी काफी गड्ढे हो रखे थे, उस एरिया का भी निरीक्षण किया गया और वहाँ पर जो सर्विस लेन को तत्काल रिपेयर करने के लिए, नई ओवरले करने के लिए डायरेक्शन दिए गए, जिसमें कि आज सुबह कार्य प्रारंभ भी कर लिया गया है और अगले 4 से 5 दिन में पूरी सर्विस लेन हमारी उसको ठीक कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा चंडी ब्रिज है पुराने वाला, और साथ ही जो यहाँ से लेकर नजियाबाद तक जितना भी हाईवे है उसमें जहाँ जहाँ भी तो गड्ढे हैं, उस गड्ढों को रिपेयर करने के लिए, उनका भरान करने के लिए भी बता दिया गया है और साथ ही जितने भी वहाँ पर अभी स्ट्रक्चर्स पेंडिंग है उनका भी रिव्यू किया गया है और ये बताया गया है कि मार्च 2026 तक सभी जो पेंडिंग काम है वो कंप्लीट कर लिए जाए। तो वहीं भगवान केदारनाथ की पवित्र डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच गई है। डोली के स्वागत में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा क्षेत्र जय बाबा केदार के जय घोष से गुंजामान हो उठा। वहीं ठिठुरती ठंड और कठिन मार्ग के बावजूद हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ की डोली यात्रा में भाग लिया। केदारनाथ धाम से रवाना हुई डोली परंपरागत विधि विधान और भव्य शोभा यात्रा के साथ ऊखीमठ पहुंची। डोली के मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना संपन्न की। वहीं भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा प्रारंभ की गई। तो वहीं आपको बताते चले केदारनाथ की डोली पहुंची ऊखीमठ, जहां जयकारों से गूंज उठा ऊखीमठ। साथ ही आपको बताते चले श्रद्धा उत्साह का यह अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजेंगे अब बाबा केदार। वहीं अब 6 माह में यही पूजन किया जाएगा। ऊखीमठ में होंगे अब बाबा केदार के दर्शन। तो वहीं हरिद्वार में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पहुंचकर मां गंगा में स्नान किया। ये गंगा स्नान छठ पूजन से पहले उनकी आस्था और सादगी का प्रतीक रहा। साक्षी धोनी ने पूरे विधि विधान से पूजन अर्चना की और गरीबों में प्रसाद वितरित किया। गंगा सभा में मंत्री तमन्मय और विशिष्ट ने बताया कि साक्षी अपने परिवार के साथ हर की पौड़ी पहुंची और श्रद्धापूर्वक गंगा स्नान किया। धर्मनगरी हरिद्वार में साक्षी की सादगी और भक्ति देखने लायक थी। उन्होंने आपको बताते चले उन्होंने चेहरे को ढककर सामान्य श्रद्धालुओं की तरह गंगा दर्शन किए ताकि भीड़ का ध्यान उनकी ओर न जाए।
तो वहीं आपको बताते चले साक्षी धोनी पहुंची हर की पौड़ी और साथ ही छठ से पहले गंगा स्नान में लगाई डुबकी। तो वहीं हरिद्वार में छठ महापर्व की शुरुआत श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हो गई। पूर्वांचल समाज के लोगों ने नहाए खाए के साथ इस पवित्र पर्व का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विश्वलोक कॉलोनी में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर उमाकांतनंद सरस्वती महाराज मुख्य अतिथि रहे। वहीं महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में कलश धारण कर यात्रा में भाग लिया। यात्रा में कई स्थानीय नेता और समाज सेवी भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता राजबीर चौहान ने कहा कि छठ पर्व भारतीय संस्कृति और पारंपरिक एकता का प्रतीक है। कलश यात्रा विष्णुलोक कॉलोनी से प्रारंभ होकर विभिन्न कॉलोनियों से होते हुए प्रेमनगर आश्रम घाट पर संपन्न हुई। देखिए, कलश यात्रा तो हर शुभ कार्य में किया जाता है, हर पूजन में किया जाता है। तो और छठ पर्व एक विशेष पर्व है सूर्य की उपासना का, जो बहुत कठिन है। 48 घंटे माताएं बिना जल पिए रहती है और प्राचीन भारत से ये चला आ रहा है। अभी ये पूरे भारतवर्ष में उत्साह से मनाया जा रहा है और सूर्य भगवान ही एक प्रत्यक्ष देवता है, जो न उगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाकी देवता तो दिखाई भी नहीं देते और तपस्या से प्राप्त होते हैं, ये तो रोज ऐसे ही प्राप्त होते हैं। और विशेष बात इसमें यह है छठ पर्व में कि डूबते हुए का हम पहले पूजन करते हैं, फिर उगते हुए का पूजन करते हैं। डूबते से तात्पर्य है कि हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे सिद्धांत है, उसका भी हम सम्मान करते हैं और आने वाली पीढ़ी का भी सम्मान करते हैं जो उगते हुए अभी है। हर राज्य में बड़ी धूमधाम से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और देश में ही नहीं विदेशों में भी जो हमारे इंडियन लोग वहां जाकर बसे, उन्होंने इस परंपरा को वहां पर भी जारी रखा है। तो ये परंपरा पूरे वर्ल्ड में इस तरह से है। ये जो पर्व है, इस पर्व को जो महिलाएं हैं, जो 24 घंटे का व्रत रखकर अपने पति की सलामती, बच्चों की सलामती और परिवार की सलामती के लिए, खुशहाली के लिए इस व्रत को रखती है। आज उसी कड़ी में विष्णुलोक कॉलोनी से ये कलश यात्रा जो भव्य रूप से तैयार की गई है, जिसको हम पीछे सब लोग देख रहे हैं, यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ पूरे विष्णुलोक कॉलोनी में भ्रमण करते हुए CFFP गेट, BHL से होते हुए मध्य मार्ग से ये प्रेमनगर आश्रम घाट तक जाएगी और वहाँ पर इसका समापन किया जाएगा। देखिए, एक तो ये पर्व हमारे पैदा होने से पहले से ही है, ये बहुत वर्षों से चला आ रहा है। उस परंपरा को चल रही है इस समय। ये सूर्य देव की उपासना है, जिसमें महिला नहीं पुरुष भी रखते हैं इस पर्व को, आस्था जिसकी भी हो। देखिए, लोग इसमें हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, तो लेकिन इसमें सबसे पहले डूबते हुए सूरज की अर्घ दिया जाता है, उसके बाद उगते हुए सूरज को दिया जाता है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जो सहकारी समिति चुनाव की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही है। 19 और 20 नवंबर को होंगे चुनाव। निर्वाचन प्राधिकरण ने किया ऐलान, सभापति और उप सभापति चुने जाएंगे। जहां 20 नवंबर को चुने जाएंगे सभा और उप सभापति। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां बीजेपी के भीतर भी घमासान की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड में सहकारी समिति के चुनाव 19 और 20 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। ये निर्णय उत्तराखंड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने लिया है। चुनाव के बाद 20 नवंबर को निर्वाचित सदस्यों में से आपको बताते चले सभापति और उप सभापति चुने जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार बड़े संघों और बैंकों में निदेशक और अध्यक्ष वही बन पाएंगे जिनकी समितियों में मजबूत पकड़ और अधिक डेलीगेट होंगे। वहीं आपको बताते चले इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। बीजेपी के भीतर भी अंतर्गुटीय संघर्ष और घमासान देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि संगठन की मजबूत पकड़ और रणनीति यहां निर्णायक भूमिका निभा सकती है। ये चुनाव राज्य की सहकारी समितियों और बैंक संघों की शक्ति संरचना के लिए अहम माना जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले निर्वाचन प्राधिकरण के लिए ये किया गया ऐलान, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी के भीतर भी घमासान देखने को मिल सकता है। तो वहीं आपको बताते चले सहकारी समिति चुनाव की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही है। 19 और 20 नवंबर को होंगे चुनाव, जिसे लेकर निर्वाचन प्राधिकरण ने किया ऐलान। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला
बीजेपी के भीतर भी घमासान की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं रुड़की रोड पर अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश प्रमुख और पर जानलेवा हमले का किया गया है, जहां आपको बताते चले मॉनफोर्ट स्कूल के पास हुई, जहां ये कुछ अज्ञात आपको बताते चले हमलावरों ने उन्हें लाठी डंडों और रॉड से बुरी तरह घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायल योगेश प्रमुख को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हमलावर घटना के बाद मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जांच में पुराने रंजिश या आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं खबर रामनगर से है, जहां सड़कों पर भयावह दृश्य देखने को मिला। गौरक्षक के नाम पर उपद्रवियों ने निर्दोष वाहन चालक को बेरहमी से पीटा। सड़कों पर लहूलुहान हालत में घूमते हुए भी खाकी का डर किसी पर नहीं दिखाई दिया। पुलिस मौजूद रही, लेकिन किसी ने भी तांडव रोकने की कोशिश नहीं की। तो वहीं भीड़ ने वाहन को रोका और तोड़फोड़ शुरू कर दी। कल की घटना के परिप्रेक्ष्य में रामनगर पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई। दोनों तहरीर को जांच तलब करने के उपरांत अभियोग दर्ज कर दिया गया, जांच जारी है। जो वाहन स्वामी और उसके चालक के खिलाफ 420 का मुकदमा है और दूसरे पक्ष में जो मुकदमा लिखा गया है उसमें 5 नामदर्ज हैं और 20-25 अन्य लोग हैं। तो वहीं खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां ऊखीमठ मध्य महेश्वर मार्ग पर झील में युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान अजय कुमार पुत्र राजेश कुमार के रूप में हुई है। तो वहीं रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में पनियाला गांव के पास सुबह एक तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर बोगी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में जौनपुर झंझेड़ी गांव निवासी अकबर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी शब्बीर गंभीर रूप से घायल हुआ। शब्बीर को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और अकबर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो वहीं पुलिस हादसे की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां कंटेनर ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में पनियाला गांव के पास सुबह एक तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर बोगी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में जौनपुर झंझेड़ी गांव निवासी अकबर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी शब्बीर गंभीर रूप से घायल हुआ है। शब्बीर को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और अकबर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं आप गाड़ी वाले ने पीछे से ट्रैक्टर वाले ने टक्कर मारी। अच्छा। एक मर गया, एक दूसरा घायल है, वो भी सीरियस ही। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए